अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफजल। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। एंड गाइस, सबसे पहले जो पहली दफ़ा देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें और ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें। एंड आफ्टर दिस फॉर्मेलिटी हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। अच्छा गाइस, देखें आज हमने पढ़ना है क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वाइट ईजी है। देखें आम तौर पे होता है कि ग्रीस वगैरह के जो दाग होते हैं कपड़े पे या बर्तन, जब चिकनाई वाले बर्तन धोते हैं तो वो उसमें देखें वो पानी से साफ़ नहीं होते। अब उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह सिंपल ये होती है कि मतलब ये नॉन पोलर होते हैं, वाटर के अंदर बिल्कुल भी डिज़ोल्व नहीं होते ऑयल्स वगैरह, जिसकी वजह से उनको साफ़ नहीं कर पाता। जब हम उसके अंदर डिटर्जेंट्स डाल देते हैं तो डिटर्जेंट्स जो होते हैं उसके दो हिस्से होते हैं, एक पोलर होता है, एक नॉन पोलर होता है। नॉन पोलर पार्ट इम्प्योरिटी को डिज़ोल्व करता है और उसको वो कपड़े या बर्तन में से उखाड़ के बाहर ले आता है और फिर हम साफ़ पानी से धोते हैं और वो वॉश हो जाता है। तो जो सोप्स एंड डिटर्जेंट्स होते हैं वो बेसिकली अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट्स होते हैं। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स जो होते हैं अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट्स होते हैं, अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट्स। इसको हम ABS के साथ जाहिर करते हैं। तो अब अल्काइल बेंजीन मतलब आप कह लें कि एक अल्काइल ग्रुप होता है, एक बेंजीन का ग्रुप होता है, बेंजीन रिंग होती है इसमें, दैट इज़ बेंजीन रिंग है, और साथ में SO3Na कोई ना कोई मेटल लगी होती है लाइक सोडियम। अच्छा, अब इसमें ये अल्काइल है, ये बेंजीन है, ये सल्फोनेट है, दैट इज़ ABS। इसको अगर हम लेबल करें तो ये A है, ये B है और ये S है, अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट। अच्छा यार, जब हम इसको पानी में ऐड कर देते हैं ना तो पानी में जाने के बाद ये दो हिस्सों में ब्रेक हो जाता है। यहाँ से ये हिस्सा जो होता है ये नॉन पोलर होता है, दिस इज़ नॉन पोलर पार्ट, और ये जो होता है ये पोलर पार्ट होता है। अब जो नॉन पोलर पार्ट है वो हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर के साथ बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं करता, दैट इज़ हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक, दिस इज हाइड्रोफिलिक। ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक। अच्छा यार, जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप कर लेता है, वाटर मॉलिक्यूल्स को एंगेज कर लेता है। ये जो हाइड्रोफोबिक होता है ये इम्प्योरिटी वाली साइड पे जाता है। तो वो जो सर्फ एक्सेल का आपने कमर्शियल देखा होगा उसमें वो दिखाते हैं हाथ बने हुए हैं और जहाँ पर दाग लगा उसको यूँ उखाड़ के बाहर ले आते हैं, लाइक दैट। बिल्कुल होता भी ऐसा ही है। ये जो होता है नॉन पोलर पार्ट ये इम्प्योरिटी के पास जाता है, इम्प्योरिटी भी नॉन पोलर है। ये इम्प्योरिटी को कपड़े के फाइबर से या बर्तन से यूँ अलहदा कर करके ना तो ये अलहदा करके अपने अंदर मिक्स कर लेता है। बाद में जब हम प्लेंटी ऑफ वाटर के साथ वॉश करते हैं तो ये मगरों ले जाता है। ठीक है, तो इसके आंसर में आपने ये सारी बातें नहीं लिखनी, आपने ये बातें नहीं लिखनी। आपने जितना बुक में लिखा है ना 3 लाइंस जस्ट उतना लिखना है, लेकिन उसमें ये सारे वर्ड यूज़ होते हैं तो इन वर्ड्स की डिटेल मैंने बता दी है। पेपर में आपने मेंशन नहीं करने, ठीक है ना। पेपर में आप उतना ही लिखेंगे जितना बुक में लिखा हो। नहीं बनाना, आपने स्ट्रक्चर नहीं बनाना, जस्ट 3 लाइंस जो बुक में लिखी हुई है ना वही आपने लिखनी है इसके आंसर में। बिल्कुल। अच्छा जी, इससे अगला जो टॉपिक है ना वो है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर, वो हम पढ़ चुके हुए हैं। आगे है पेंट्स और डाइज वगैरह के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसको जस्ट रीड कर लें 3-4 लाइंस को। उसने कहा जी जितने भी एडहेसिव मटेरियल्स होते हैं, एडहेसिव मतलब चिपकने वाले, सब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से चिपकते हैं। मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी कि जब आप बर्फ़ निकालते हैं फ्रिज में से तो आपके हाथ के जो ऊपर नमी होती है वो उस बर्फ़ के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप करती है, तो एक लम्हे के लिए वो चिपक जाती है आपके हाथ के साथ, तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो जो इनका एडहेसिव एक्शन है स्टिकी सब्सटेंसेस का, स्टिकी होते हैं चिपकने वाले, जैसा कि ग्लू है, जैसा कि ग्लू है, जैसा कि आपके स्टिकी नोट्स हैं, इनमें भी बेसिकली ग्लू टाइप एडहेसिव मटेरियल्स लगे होते हैं। तो ग्लू है, हनी है, ये स्टिकी मटेरियल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। और देखें ग्लू इतना मजबूत होता है कि 2 लकड़ी के बड़े पीसीस को जोड़ दें आपस में तो वो कभी फिर जल्दी सेपरेट नहीं होते, टूट जाते हैं, सेपरेट नहीं होते। ग्लू, दैट इज़ ग्लू, नॉट द गिल्लू। ओके, हम ना अब फिर इससे आगे वाला जो टॉपिक है दैट इज़ एवेपोरेशन। तो एवेपोरेशन हम स्टार्ट करते हैं, क्वाइट ईजी टॉपिक है एवेपोरेशन, आसान है, बुक में से ही करना है सारा। एवेपोरेशन यार, एवेपोरेशन जो है ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, मतलब हम हीटिंग नहीं करते, बॉइलिंग नहीं करते, विदाउट बॉइलिंग
जो वाटर पार्टिकल्स होते हैं या किसी भी लिक्विड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो वेपर फेज में डायरेक्ट चले जाते हैं लिक्विड फेज को छोड़ के, तो इस प्रोसेस को हम एवेपोरेशन कहते हैं। तो एक तो ये है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ये है खुद ब खुद होने वाला, हम नहीं करवाते, ना हम इसको रोक सकते हैं। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, हम इसको रोकना भी चाहें तो नहीं रोक सकते। लेट सपोज अगर एक ग्लास है पानी का, उसके अंदर एवेपोरेशन हो रही है, आप उसको कवर कर दें कि एवेपोरेशन ना हो, आपने तो उसको कवर कर दिया, घंटे 2 घंटे के बाद जब उसका कवर उठाएंगे तो कवर के नीचे वाली साइड पे वाटर पार्टिकल्स लगे होते हैं, इसका मतलब है उसमें एवेपोरेशन हो रही थी, ठीक है ना। तो एवेपोरेशन का जो फेनोमेना है ये स्पॉन्टेनियस है, ना हम इसको करवा सकते हैं ना हम इसको रोक सकते हैं। तो एवेपोरेशन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो एस्केप ऑफ, ये होता है एस्केप ऑफ पार्टिकल्स, वेपर्स, एस्केप ऑफ वेपर्स फ्रॉम लिक्विड, फ्रॉम लिक्विड। लो जी, अब इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि एवेपोरेशन को डिफाइन करो और एवेपोरेशन का मैकेनिज्म क्या है। डिफाइन एवेपोरेशन सारा बुक में लिखा हुआ, मैं बता दूंगा। डिफाइन एवेपोरेशन, आल्सो डिस्कस इट्स मैकेनिज्म, आल्सो डिस्कस इट्स मैकेनिज्म। यार ये बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर है, इसको ज़रा आप इंटरेस्ट के साथ सुने। इसका मैकेनिज्म बड़ा आसान है यार। मैकेनिज्म जो है बुक में जो पहला पैराग्राफ है पूरा इसके आंसर में आपने लिखना है, बस वो ब्लू इंक में जो डेफिनेशन लिखी है वो पहले लिख लेनी है, उसके बाद बाकी का पूरा पैराग्राफ आपने लिखना है। वो मैं बता देता हूँ उसमें लिखा क्या है। यार जब हम एक लिक्विड को एग्जामिन करते हैं ना, तो उस लिक्विड में देखें, उस लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स के दरमियान में जो एनर्जी होती है ना उनकी, वो एवरेज एनर्जी होती है। ज़्यादातर पार्टिकल्स की एनर्जी एवरेज होती है, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द पार्टिकल्स जो होते हैं उनकी एनर्जी एवरेज होती है। मतलब मैक्सिमम पार्टिकल्स हैव एवरेज एनर्जी, हैव एवरेज एनर्जी। यार जिनकी एवरेज एनर्जी होती है वो लिक्विड के अंदर रहते हैं, लेकिन फिर आपको पता है पार्टिकल्स मूव भी करते रहते हैं। जब वो मूव करते हैं तो आपस में टकराते भी हैं। उनके टकराने से कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जिनकी एनर्जी मोर देन एवरेज होती है। तो few particles gain energy more than average after collision, few particles gain more than average energy, more than average energy, average energy after collision, टकराने के बाद, टकराने के बाद ये एवरेज से ज़्यादा एनर्जी हासिल कर लेते हैं। और जब एवरेज से ज़्यादा एनर्जी हासिल करते हैं तो सरफेस की तरफ चले जाते हैं, सरफेस पे जाके अपनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ते हैं और लिक्विड से एस्केप कर जाते हैं। तो ब्रेक, ये मॉलिक्यूल ब्रेक देयर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करते हैं एंड एस्केप एज वेपर्स, ये वेपर्स के तौर पे एस्केप कर जाते हैं। इस तरह से एवेपोरेशन होती है। ये इसका है मैकेनिज्म। पहला पूरा पैराग्राफ आपने इसके जवाब में लिखना है, सेम ये बातें लिखी हुई हैं, मुझे रीड करवाने की ज़रूरत नहीं, ये आपकी समझ में आ जाएगा। अच्छा, इससे आगे एवेपोरेशन जो है ना, ये सारे टेम्परेचर्स पे होती रहती है। एवेपोरेशन टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर्स, ये स्टेटमेंट जो है, चाहे ये बुक में वैसे लिखी हुई है। एवेपोरेशन, बशर भाई फोकस करना ज़रा। एवेपोरेशन टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर्स। यार एवेपोरेशन हर टेम्परेचर पे होती है, एवेपोरेशन को हम रोक नहीं सकते। अब ये वाली बात किसी न किसी तरीके से एमसीक्यू में यूज़ हो सकती है। वैसे तो इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, लेकिन ये शॉर्ट क्वेश्चन अभी तक किसी भी पेपर में कभी भी आया नहीं है। अच्छा जी, देखें, हर टेम्परेचर पे एवेपोरेशन होती है। मसलन इधर का टेम्परेचर जो है वो आज का तक में 10-12 डिग्री सेंटीग्रेड है टेम्परेचर। अब यहाँ पर भी एवेपोरेशन हो रही है। अब अगर आप सियाचिन में चले जाएं, -55 डिग्री टेम्परेचर है, एवेपोरेशन वहाँ पर भी होगी।
लेकिन हैरत की बात है कि वहाँ पर एवेपोरेशन कैसे होगी? वहाँ पर तो ये है कि हम पानी यूँ ऊपर फेंकेंगे तो नीचे गिरने से पहले फ्रीज़ हो जाएगा, तो वहाँ पर एवेपोरेशन कैसे हो रही है? तो बड़ी सिंपल सी बात है, वहाँ पर जो लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बॉडीज़ के अंदर से एवेपोरेशन हो रही है। अब हमें जो पसीना आता है उसकी एवेपोरेशन होती है, चाहे बहुत ठंडा है टेम्परेचर। इसके अलावा हमारे जो मतलब सांस के ज़रिए वाटर वेपर्स बाहर आते हैं, वो एवेपोरेशन के ज़रिए बाहर आ रहे हैं ना। हमारी बॉडी, हमारी स्किन, यहाँ से एवेपोरेशन हो, हमारे मुंह के ये जो हमारी ओरल कैविटी है, ओरल कैविटी के अंदर से एवेपोरेशन हो रही है। तो एवेपोरेशन हर टेम्परेचर पे कंटिन्यू रहती है, वो नहीं रुकती। तो ये बात जो है MCQ में आ सकती है कि हर टेम्परेचर पे एवेपोरेशन होती है। हाँ, ये ज़रूर है कि हाई टेम्परेचर पे तेज़ हो जाती है, लो टेम्परेचर पे ये भी स्लो हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद एवेपोरेशन जहाँ पर भी होती है कूलिंग इफेक्ट कॉज करती है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, एवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है बुक में। इसका आंसर है जो दूसरा पैरा है ना, जहाँ लिखा हुआ है एवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, वो पूरा पैरा आपने इसके जवाब में लिख देना है, एवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। अब इसका क्वेश्चन ऐसे बनता है कि आप इस बात को जस्टिफाई करें। जस्टिफाई का मतलब होता है दलाइल दें, इस बात के हक में दलाइल दें, जस्टिफाई करें। बड़ी आसान बात है। देखें, जहाँ एवेपोरेशन होती है वहाँ कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। इसकी मैं आपको बहुत सारी एग्जांपल देता हूँ। आप परफ्यूम लगाते हैं हाथ पे, तो परफ्यूम एवेपोरेट होता है, आपको वो ठंडा लगता है। टीका लगने से पहले स्पिरिट लगता है बाजू पे, तो अब वो जब आप लगाते हैं, वो जो स्पिरिट लगाया जाता है वो भी ठंडा फील होता है, क्योंकि आपकी स्किन से लगते ही एवेपोरेट होना शुरू हो जाता है, कूलिंग इफेक्ट आता है। उसके अलावा पेट्रोल है, वो हाथ पे लग जाए, कूलिंग इफेक्ट आता है। नहाने के बाद पंखे के नीचे आते हैं तो आपको ठंडक फील होती है, वो आपकी स्किन से लगे पार्टिकल एवेपोरेट हो रहे होते हैं, वहाँ कूलिंग सेंसेशन आती है। इसके अलावा जहाँ पर नहरें वगैरह होती हैं, नहरी इलाके में से गुजरें तो वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा कम होता है, डाउन होता है। वजह क्या है? वहाँ पर एवेपोरेशन ज़्यादा हो रही है। अब होता क्या है कि जब इसी तरह जिस खेत में पानी लगा हुआ है उस खेत के आगे पीछे धुंध भी ज़्यादा होती है और वहाँ कूलिंग इफेक्ट भी ज़्यादा होता है। पता चल जाता है जी इस खेत में पानी लगा हुआ है, उसकी वजह क्या है। देखें, जहाँ पर पानी है ना, मसलन नहर वगैरह है या कोई फ्लडेड फील्ड है, फ्लडेड फील्ड जिसमें पानी लगा हुआ है, तो आप उसके पास से गुजर रहे हैं, तो अब होता क्या है कि उसमें जब एवेपोरेशन होती है ना फील्ड में, तो उसमें जो पानी में एवेपोरेशन होती है नहर वगैरह में, उसके पार्टिकल होते हैं हाई एनर्जी पार्टिकल जो एवेपोरेट होते हैं। हाई एनर्जी पार्टिकल्स को मैं आम लफ्ज़ों में कहता हूँ गर्म पार्टिकल्स, और लो एनर्जी पार्टिकल्स ठंडे पार्टिकल। आपके लिए हाई एनर्जी पार्टिकल वो है जिसका टेम्परेचर आपके बॉडी से ज़्यादा है, आपके लिए लो टेम्परेचर वो है जिसका टेम्परेचर आपके बॉडी से कम है। ठीक हो गया ना। तो जो हाई टेम्परेचर हैं वो गर्म पार्टिकल्स हुए, जो लो टेम्परेचर हैं वो ठंडे पार्टिकल हुए। हमेशा गर्म पार्टिकल्स एवेपोरेट करते हैं जिनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है, वो अपनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ते हैं और आसमान की तरफ उड़ जाते हैं। नहर के अंदर से जो गर्म पार्टिकल्स थे वो हाई एनर्जी की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक करके आसमान की तरफ उड़ गए। पीछे पानी के अंदर रह जाते हैं लो एनर्जी पार्टिकल। क्या होता है, नहर के किनारे पे जो हाई एनर्जी पार्टिकल्स मौजूद होते हैं ना, वो उस लो एनर्जी पार्टिकल्स की एनर्जी पूरी करने के लिए वो नहर के अंदर चले जाते हैं। एज ए रिजल्ट सराउंडिंग्स में लो एनर्जी पार्टिकल रह जाएंगे। एज ए रिजल्ट नहर के इर्द गिर्द ठंडे पार्टिकल्स होते हैं, लो एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं। तो हम जब नहर के पास से गुजरते हैं या ऐसे खेत के पास से गुजरते हैं जहाँ पानी लगा हो, वहाँ हमें कूलिंग सेंसेशन आती है, क्योंकि उसके अंदर जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें जो गर्म पार्टिकल्स होते हैं वो पानी के अंदर जा चुके होते हैं। ठीक होगा। सेम ये बात लिखी हुई है जी। अब्दुल्ला बताओ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसे टूटती हैं? यार ये बेसिकली बॉन्ड ही है ना, तो जब हम किसी भी बॉन्ड को एक्स्ट्रा एनर्जी देंगे वो ब्रेक हो जाएगा। तो इनफैक्ट इनकी भी एनर्जी बढ़ जाती है ना, तो जब एनर्जी बढ़ती है, ज़रूरत से बढ़ती है, तो वो बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। ये ना और समझ में आएगा जब हम केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें ये चीज़ें बड़ी क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, अब इसमें देखें, ये तो हो गया कि कूलिंग इफेक्ट एवेपोरेशन प्रोड्यूस करती है। अब आपने जब इसका आंसर लिखना है ना, तो बुक में जहाँ ये सेंटेंस लिखा है ना एवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, वो पूरा पैराग्राफ 3 लाइंस का आपने इसके जवाब में लिख देना है। अच्छा, इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बुक में नहीं है, अनसीन है। मैंने आपको बताया था आपका पेपर जो है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का 10% पेपर अनसीन होता है, मतलब ऐसे क्वेश्चंस देता है जो कॉन्सेप्ट बुक वाली होते हैं लेकिन एग्जाम्पल्स बुक वाली नहीं होती, वो अपने पास से पूछ लेता। तो उनमें से आज 2 क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूँ एवेपोरेशन के टॉपिक में से। पहला क्वेश्चन है कि एक पर्सन जब शावर लेने के बाद फ़ैन के नीचे आता है तो उसको कूलिंग सेंसेशन क्यों आती है? क्वेश्चन है जी, बिल्कुल नहा के आता है जब वो,
तो कूलिंग सेंसेशन क्यों आती है? क्वेश्चन है कि वाई वन फील्स कूलिंग सेंसेशन। कूलिंग सेंसेशन यार ये आप नोट कर लें, ये बुक में नहीं है, ये इधर से ही नोट कर लें, मैं आपको आंसर भी इधर ही लिखवा देता हूँ। अंडर फैन आफ्टर टेकिंग अ शावर। नहीं बुक में नहीं ना है, इसका आंसर जो मैं लिखवाऊंगा वही आप लिखेंगे। अच्छा यार ये बात फिर यहीं से शुरू करेंगे कि हम जानते हैं कि एवापोरेशन कूलिंग कॉज करती है। हम लिखेंगे वी नो दैट evaporation causes cooling. We already know that evaporation causes cooling. evaporation cooling cause करती है। अब एक पर्सन शावर लेने के बाद जब वो फैन के नीचे आता है, when a person moves under the fan after taking a shower, taking a bath या shower, after taking shower और बाथ में वैसे फ़र्क पता तुम लोगों को? भाईजान शावर का मतलब होता है जो आप जस्ट फ्रेश होने के लिए लेते हैं, थके हुए बाहर से आते हैं, सारे दिन का गर्मी पसीना वगैरह आप दूर करने के लिए क्या करते हैं, जस्ट आप शावर ऑन करते हैं, शावर के नीचे जाते हैं, बस हल्का सा नहा के आप बाहर आ जाते हैं। भाई जो बात होता है ना वो बात टब के अंदर आप करते हैं, वो जो टब होता है ना उसके अंदर आप प्रॉपर जो होता है ना आप अपने जिस्म के मैल उतारने वाले जो डिटर्जेंट्स वगैरह जो सोप्स वगैरह होते हैं वो डालते हैं, डिटर्जेंट तो बर्तनों के लिए होते हैं वो डालते हैं, उसके अलावा आप सेंट वगैरह डालते हैं, पानी जो है वार्म एंड कूल करते हैं, फिर उसमें आप कोई थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करते हैं, वो बात होता है। तो ये फ़र्क होता है इसमें, वैसे गरीबों इतना भी नहीं पता। अच्छा देखिए, टेकिंग अ शावर, आफ्टर टेकिंग अ शावर the water particle जो पानी के ज़र्रे होते हैं attached to his skin, या जो उसकी स्किन के साथ पार्टिकल्स अटैच होते हैं वो एवेपोरेट होते हैं, स्टार्ट एवेपोरेटिंग, वो एवेपोरेट होना शुरू हो जाते हैं। तो जब वो एवेपोरेट होते हैं तो वो एनर्जी, ज़ाहिर बात है उनकी एनर्जी बढ़ती है, वो एनर्जी आपकी स्किन से एब्जॉर्ब करते हैं। दीज पार्टिकल एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम योर स्किन, दीज पार्टिकल्स एब्जॉर्ब एनर्जी या हीट, एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम योर स्किन, हमारी स्किन से, फ्रॉम हिज स्किन लिखेंगे, हिज स्किन, एंड एवेपोरेट। एज ए रिजल्ट क्या होता है, हमारी स्किन का टेम्परेचर डाउन हो जाता है और हमें कूलिंग सेंसेशन फील होती है। एज अ रिजल्ट द टेम्परेचर ऑफ हिज स्किन डिक्रीजेस, उसकी स्किन का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, टेम्परेचर ऑफ हिज स्किन डिक्रीजेस एंड ही फील्स, और वो फील करता है कूलिंग सेंसेशन, कूलिंग सेंसेशन। अच्छा यार इसके अलावा देखें, इसके अलावा एक और भी क्वेश्चन बनता है, दीज पार्टिकल एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम हिज स्किन। अच्छा यार देखें इसके अलावा एक और क्वेश्चन बनता है जो अनसीन है, अर्थनवेयर वेसल जो होता है, मिट्टी का बर्तन जो होता है, जैसे मटका है, उसमें पानी ठंडा हो जाता है, वो कैसे होता है? हाँ इसमें ना हम फिर इसका क्वेश्चन देख लें क्या बनेगी, ये भी अनसीन है, बुक में नहीं है, ये भी नोट कर लें। क्वेश्चन आता है कि अर्थनवेयर वेसल, इसको बोलते हैं अर्थनवेयर वेसल, वेसल
कीप्स वाटर कूल। हाउ, कैसे? अर्थनवेयर वेसल जो है वो पानी को ठंडा कैसे रखता है? बड़ी आसान सी बात है। जो अर्थनवेयर वेसल होता है उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, टाइनी पोर्स बोलेंगे उसको। अर्थनवेयर वेसल contains tiny pores in it। टाइनी पोर्स होते हैं जो नजर नहीं आते। हाई एनर्जी पार्टिकल्स इन पोर्स के जरिए एवेपोरेट होते हैं। हाई एनर्जी पार्टिकल्स, हाई एनर्जी पार्टिकल्स एवेपोरेट, वो एवेपोरेट करते हैं थ्रू दीज टाइनी पोर्स, लीविंग जी लो एनर्जी, एक सेकेंड, पार्टिकल्स बिहाइंड इन द वेसल, इन द वेसल जी, बिहाइंड इन द वेसल। तो एज ए रिजल्ट फिर क्या होगा? अर्थनवेयर वेसल के अंदर पानी ठंडा रहेगा। दिस इज द वे, इज द वे दैट अर्थनवेयर वेसल, earthenware vessel keeps water cool। ये पानी को ठंडा रखता है। ये आंसर है भाई इसका। ये दोनों आंसर खुद लिख लें, बुक में नहीं है। आज का आखिरी क्वेश्चन है कि कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ एवेपोरेशन को डिस्टर्ब करते हैं। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन, ये बुक में है। क्वेश्चन है डिस्क्राइब factors affecting rate of evaporation। describe factors affecting rate of evaporation। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ एवेपोरेशन को डिस्टर्ब करते हैं? लो जी, सबसे पहला आप जो लिखेंगे टेम्परेचर आखिरी है। सबसे पहला सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। यार सरफेस एरिया बेसिकली होता है कि कितने पार्टिकल रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं एट ए टाइम। जितने ज़्यादा पार्टिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं वो उसका कहते हैं सरफेस एरिया, उतना ज़्यादा है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आम तौर पे खुले मुंह वाला बर्तन हो तो उसमें चाय जल्दी ठंडी हो जाती है। तंग मुंह वाला बर्तन हो उसमें चाय जल्दी ठंडी नहीं होती। इसके अलावा पानी का एक गिलास है, आप पानी का गिलास एक जगह पे रख दें, वही पानी का गिलास एक आप ज़मीन पे गिरा दें, जो ज़मीन पे गिरा होता है वो 10 मिनट के बाद सूख जाता है, जबकि जो गिलास में पड़ा हुआ वो वैसे का वैसे ही रहता है। तो इसकी क्या रीज़न है? जब आपने इसको ज़मीन पे गिराया वो ज़्यादा सरफेस पे फैल गया, सरफेस एरिया बढ़ गया। जब सरफेस एरिया बढ़ गया तो उसमें एवेपोरेशन ज़्यादा होना शुरू हो गई। लेकिन जो गिलास में पड़ा हुआ था उसका सरफेस एरिया तो इतना सा बस, इसलिए उसमें एवेपोरेशन नहीं हो रही। अब कई दफ़ा आपको जल्दी होती है, आपने चाय पीनी होती है तो क्या करते हैं, उसको वो जो पिर्च होती है ना जिसमें रख के चाय देते हैं, उसमें थोड़ी थोड़ी डालें सॉसर, उसमें डाल के आप पीना शुरू कर देते हैं। होता क्या है, उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, उसमें एवेपोरेशन जल्दी हो जाती है, चाय जल्दी ठंडी हो जाती है। ठीक है ना? तो इस वजह से हम कहते हैं सरफेस एरिया ज़्यादा हो तो रेट ऑफ एवेपोरेशन भी ज़्यादा हो जाता है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एवेपोरेशन के। अच्छा, बाज़ का क्या होता है यार, बाज़ का ऐसा होता है कि हम सरफेस एरिया सेम रखते हैं, लिक्विड दो अलग अलग ले लेते हैं। सेम सरफेस एरिया के दो बर्तन ले, एक में अल्कोहल डाल दें, एक में पानी डाल दें, अल्कोहल जल्दी इवेपोरेट हो जाती है। इंटरमोलेकुलर फोर्सेस देखें, जिसमें इंटरमोलेकुलर फोर्सेस वीक हैं वो जल्दी इवेपोरेट हो जाते हैं। तो जो सेकंड फैक्टर आएगा दैट विल बी इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। ये क्या, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, सेकंड फैक्टर इंटरमोलेकुलर
फोर्सेस, वो यहाँ 9th लेवल पे थे, यहाँ नहीं लिखे हुए बुक में। अच्छा जी, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ एवापोरेशन होता है। और भाईजान आखिरी बात आज की फिल्म की वो है टेम्परेचर। तीसरा फैक्टर जो डिस्कस किया गया टेम्परेचर है। ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है गर्मियों में एवेपोरेशन ज़्यादा होती है। इवन हमारे मुंह की डिहाइड्रेशन, हमारे अंदर से वेपर्स की एवेपोरेशन भी ज़्यादा होती है, तो हमें ज़्यादा प्यास लगती है। हाँ जी, तो मतलब ये है गर्मी में एवेपोरेशन, टेम्परेचर ज़्यादा हो तो एवेपोरेशन ज़्यादा होती है, टेम्परेचर कम हो तो एवेपोरेशन कम होती है। तो हम इसको यहाँ क्लोज़ करते हैं। बशर भाई ज़रा कैमरा फोकस कर दें। तो दिस इज़ इट गाइस, हम इसको यहाँ पर आज क्लोज़ करते हैं। इससे आगे जो है हम वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, वो हम कल पढ़ेंगे। आज तक के लिए इतना ही है, लेकिन आप लोग ऐसे नहीं जाइएगा। पहले आप लोग जो पहली दफ़ा देख रहे हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें। और जो लोग पहले से देखते हैं यार, आप काइंडली अपने बाकी फ्रेंड्स के अंदर लिंक भी शेयर किया करें, दूसरों का भी भला हो जाए। इतने ज़बरदस्त किस्म के लेक्चर्स हैं और आप खुद ही खुद देखी जा रहे हैं, आप अपने फ्रेंड्स में शेयर नहीं करते। एनीवे, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।